दोस्तों, क्या हुआ जब एक आईपीएस महिला सादे कपड़ों में बैंक में एंट्री कराने जाती है, लेकिन बैंक मैनेजर उसको यह कहकर भगा देता है कि तुम जैसे भिखारी यहां रोज ही एंट्री कराने आ जाते हो। लेकिन जैसे ही आईपीएस महिला कुछ कहती, मैनेजर तुरंत ही आईपीएस महिला को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद जब आईपीएस महिला अपने असली रूप में आई, तो फिर ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जहां एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माता पिता के साथ साथ एक लड़की भी थी जिसकी उम्र 22 साल थी। लड़की जवान और शादी लायक हो गई थी। गांव के लोग हमेशा ताना मारते कि घर में जवान लड़की बैठी हुई है, लेकिन इसके माँ बाप को शादी की कोई चिंता ही नहीं है। लड़की के माँ बाप लड़की से कहते हैं, बेटी अब तुम जवान हो गई हो, हमें तुम्हारी शादी के लिए लड़के की तलाश करनी चाहिए। लड़की कहती है, पिताजी अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं आपके आंगन में पली बड़ी हूं। मैंने यह दुनिया, यह समाज अभी देखा तक नहीं है, और आप मेरी शादी की बात कर रहे हो। मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है और इस समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना है। इसी सोच के साथ उसने आईपीएस बनने की सोची, दिन रात मेहनत करी और अंततः उसका सिलेक्शन आईपीएस के लिए हो गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब उसकी पहली पोस्टिंग हुई, तो ड्यूटी के पहले दिन ही उसको खबर मिली कि शहर के एक बैंक में बहुत बड़ी धांधलेबाजी चल रही है। आईपीएस मैडम ने उस बैंक में छापा मारने की सोची, लेकिन समस्या आ रही थी पहचान छुपाने की, क्योंकि अगर वह ऐसे ही डायरेक्ट बैंक में छापा मारती तो बैंक के कर्मचारी सतर्क हो जाते और बच निकलते। उन्होंने एक प्लान बनाया कि वह वर्दी में नहीं, सादे कपड़ों में छापा मारेंगी। अगले दिन आईपीएस मैडम ने सिंपल सूट पहना, साधारण सा बैग अपने कंधे पर लटकाया और बैंक की तरफ निकल पड़ी। किसी को उनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह साधारण सी दिखने वाली महिला एक आईपीएस अधिकारी है। सबको यही लग रहा था कि वह एक आम महिला है। बैंक पहुंचने के बाद वो महिला सीधे उस काउंटर की ओर बढ़ी जहां मैनेजर श्री राघवेंद्र नाथ की नेम प्लेट लगी थी। वह उसके सामने जाकर रुकी और बोली, मुझे मैनेजर साहब आपसे जरूरी बात करनी है। मैनेजर कुर्सी पर आराम से बैठा मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। महिला की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया, फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और होंठ दबाकर हंसा, जैसे कोई भिखारी आ गई हो। तुम्हें अपॉइंटमेंट है? उसने पूछा। नहीं, लेकिन बात जरूरी है, महिला ने जवाब दिया। जरूरी बात तो सबकी होती है, लेकिन मैनेजर से मिलने का तरीका होता है, उसने चश्मा ठीक करते हुए कहा। जाइए, लाइन में लगिए पहले। महिला की आंखों में हल्का गुस्सा झलका। मैंने कहा ना, बात बहुत जरूरी है। अब तक बैंक के कुछ ग्राहक उधर देखने लगे थे। मैनेजर को शायद लगा कि उसकी इज्जत के खिलाफ जा रही है ये औरत। उसने टेबल पर हाथ मारा और चीख पड़ा, सुनाई नहीं देता क्या? निकलो यहां से। महिला शांत रही, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ बदल चुका था। 1 मिनट दीजिए, उसने कहा और अपने बैग से एक कागज निकालने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कागज बाहर निकालती, मैनेजर अपनी कुर्सी से उठा और गुस्से में बोला, बड़ी आई कागज दिखाने वाली, चली जा यहां से, वरना अभी गार्ड को बुलाता हूं। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि मैनेजर ने गुस्से में थप्पड़ जड़ दिया, एक तेज थप्पड़ जिससे पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। महिला थप्पड़ लगते ही शर्मसार हो गई, लेकिन अब उसकी आंखों में खून उतर आया। वो धीरे से बोली, आपने अपना पूरा करियर अभी अभी खत्म कर लिया है मैनेजर साहब। मैनेजर हंसा, क्या बक रही है बे? अब तू मेरा कैरियर खत्म करेगी, चल जल्दी निकल जा यहां से। वो महिला बिना कुछ बोले बैग उठाकर सीधी बाहर चली गई। गार्ड हक्का बक्का देखता रहा, लेकिन कोई कुछ नहीं समझ पाया। दूसरे दिन सुबह करीब 8 बजे, जब पूरा बैंक अभी खुल ही रहा था, बाहर सफेद स्कॉर्पियो आकर रुकी। उसमें से 4 लोग उतरे। उनके साथ वो महिला भी थी, लेकिन इस बार उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिसे पहचान पाना मुश्किल था। बाल अब टाइट बन में थे, उसके चेहरे पर हल्का सा सख्त मेकअप था और उसने खाकी पैंट और सफेद शर्ट पहन रखी थी। कमर पर सर्विस रिवॉल्वर और जेब में बैज। मैनेजर जैसे ही बैंक पहुंचा, उसे दरवाजे पर खड़े इंस्पेक्टर ने रोका। राघवेंद्र नाथ? हां, मैं ही हूं, लेकिन आप कौन? उस महिला ने कदम बढ़ाया और कहा, आईपीएस रितिका वर्मा, क्राइम ब्रांच। आप पर सरकारी अधिकारी से अभद्रता और हाथापाई का केस दर्ज किया जा चुका है। साथ ही महिला अधिकारी को थप्पड़ मारने के लिए धारा 353 और 354 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
मैनेजर का चेहरा सफेद हो गया। आ, आप तो वो। हाँ, उसने कहा, मैं वही हूं जिसे आपने सबके सामने थप्पड़ मारा था। लेकिन आपको क्या पता था ना कि हर इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती। उसने इशारा किया और दो कांस्टेबल आगे बढ़े। मैनेजर के हाथ में हथकड़ी डाली और भीड़ जमा हो गई। चलो थाने। मैनेजर की हालत खराब थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। बाकी स्टाफ के चेहरों पर सदमे की लकीरें थीं। थाने में एक छोटा सा कमरा था, जिसके दरवाजे पर लिखा था, इंटेलिजेंस ब्रांच इंक्वायरी यूनिट, केवल अधिकृत अधिकारी ही प्रवेश करें। इसी कमरे में बैठी थीं आईपीएस रितिका। उनके सामने दो फाइलें और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस पड़ा था। राघवेंद्र को जब वहां लाया गया तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। पहले जहां वो खुद को राजा समझता था, आज वो बस एक मोहरा लग रहा था। रितिका ने बिना ऊपर देखे कहा, नाम, उम्र और पोस्ट दोबारा बताओ। राघवेंद्र नाथ, उम्र 48, पोस्ट शाखा प्रबंधक। कितने साल से वहां काम कर रहे हो? 7 साल। तुम्हारी शाखा में पिछले 3 महीनों में जिन 4 कंपनियों को लोन पास हुआ है, उनका रिकॉर्ड सामने रखो। राघवेंद्र का गला सूख गया। मैडम, मुझे याद नहीं। रितिका ने सामने पड़ी फाइल खोली और एक एक कर फोटो सामने फेंकने लगी। हर फोटो एक अलग कंपनी के फर्जी दस्तावेजों की थी। चारों कंपनियां सिर्फ कागजों में मौजूद थीं, हकीकत में कोई भी नहीं। तुम्हारे बैंक से इन चारों को कुल 32 करोड़ का लोन मिला और तुमने खुद उस फाइल को अप्रूव किया। बताओ किसके कहने पर किया ये सब? राघवेंद्र के माथे से पसीना टपकने लगा। मैडम, मुझे धमकाया गया था। मैं अकेला नहीं हूं इसमें, मेरे ऊपर से आर्डर आता था। रितिका ने कहा, नाम बताओ। नीरज चौधरी, क्षेत्रीय महाप्रबंधक। उसी के निर्देश पर सब हुआ। उसका सीधा संपर्क मंत्रालय से है और कुछ नेता लोग भी हैं इसमें, रितिका ने कहा। ठीक है, अगली पूछताछ जल्दी होगी। रितिका ऑफिस से निकल गई और वो अपने ऑफिस लौटी और दीवार पर लगे एक बड़े बोर्ड पर केस का खाका बनाना शुरू किया। बैंक घोटाले के तार अब किसी आम लोन स्कैम से बहुत ऊपर तक जुड़ते जा रहे थे। उसे अब खुद को संभालना था, लेकिन वो जानती थी कि अगला कदम जितना बड़ा होगा, खतरा भी उतना ही ज्यादा। तीसरे दिन जब राघवेंद्र को कोर्ट में पेश किया गया, मीडिया की नजरों में यह एक घमंडी बैंक मैनेजर को सबक सिखाने वाली आईपीएस अफसर की कहानी बन चुकी थी। लेकिन रितिका जानती थी कि कैमरों के पीछे जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगली सुबह उसे एक गुमनाम लिफाफा मिला। उसमें सिर्फ एक पेन ड्राइव थी और एक छोटी सी चिट। अगर बहुत ज्यादा खुदाई करोगी तो जिंदा दफन कर दी जाओगी। रितिका ने मुस्कुराकर चिट फाड़ी और पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। अंदर एक वीडियो था, एक गुप्त रिकॉर्डिंग जिसमें नीरज चौधरी और एक अनजान आदमी एक डील की बात कर रहे थे। डील थी सरकारी जमीन पर फर्जी प्रोजेक्ट दिखाकर 200 करोड़ का आरण लेना और फिर सबूत समेत गायब हो जाना। रितिका को अब पूरा अंदाजा हो गया था, यह मामला सिर्फ बैंक घोटाले का नहीं था। ये एक संगठित गिरोह था जो सरकार, बैंक और बिजनेस की तीनों जड़ों में फैला हुआ था। उसी रात रितिका ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उसकी टीम में सिर्फ 3 लोग थे। उनमें से एक नाम था इंस्पेक्टर महेश यादव, जो पहले आईबी में रह चुका था और रितिका का भरोसेमंद अधिकारी था। मैडम, अगर आपने इस केस को हाथ लगाया है तो आपको अपनी जान की हिफाजत के लिए 2 गनमैन और चाहिए। नीरज चौधरी एक बड़ा नाम है और जिन लोगों के नाम बाद में आएंगे वो आपको मिटा देंगे। रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा, महेश, जिसने खुद को पहले ही खत्म समझ लिया हो, उसे मारकर कोई क्या मिटाएगा। महेश चुप हो गया। उसे पता था कि अब यह केस नहीं, एक जुनून बन चुका है। रितिका ने अगले ही दिन फाइल बनाकर सीबीआई को अपील भेजी। नीरज चौधरी के खिलाफ विशेष जांच की अनुमति की, लेकिन 3 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। फिर चौथे दिन एक कॉल आया। आईपीएस रितिका जी, आपके द्वारा भेजी गई अपील को रिजेक्ट किया गया है। कारण पर्याप्त सबूत नहीं। फोन कट गया। रितिका समझ गई, जो लोग इसके पीछे हैं वो सिस्टम के ही हिस्से हैं। अब उसे खेल सिस्टम से बाहर खेलना होगा। रात के 2 बजे वो एक सुनसान जगह पहुंची जहां एक खुफिया पत्रकार उसका इंतजार कर रहा था, वही शख्स जिसने गुमनाम पेन ड्राइव भेजी थी। मुझे वो सब कुछ चाहिए जो आपके पास है, रितिका ने कहा,
और बदले में? जो आप कहो वो, रितिका ने कहा। पत्रकार ने एक बैग आगे बढ़ाया जिसमें हजारों दस्तावेज थे, बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल रिकॉर्ड्स और वो नाम जिसे सुनकर रितिका ठिठक गई। नाम था विक्रम नंदा। रितिका कई मिनटों तक उस नाम को घूरती रही। विक्रम नंदा। एक जमाने में वही उसका सब कुछ था, वही प्यार, वही सपना और वही विश्वास जो किसी ने पहली बार उसे दुनिया के शोर से अलग महसूस कराया था। लेकिन फिर वो एक दिन अचानक चला गया, बिना बताए, बिना पीछे मुड़कर देखे। अब वही विक्रम नंदा इस पूरे घोटाले का केंद्र बिंदु था। एक अरबपति उद्योगपति जिसकी छवि जनता में एक आदर्श बिजनेस आइकॉन की थी। वो चैरिटी करता था, मंदिर बनवाता था, गरीबों को स्कॉलरशिप देता था और मीडिया उसे देश का गौरव कहती थी। लेकिन पर्दे के पीछे वो बेशुमार घोटालों की नर्सरी चला रहा था। रितिका ने अपने भीतर उठते तूफान को दबाया और एक नई फाइल खोल दी। विक्रम से जुड़ी हर जानकारी उस फाइल में थी और तब उसे एक बात पता चली जिसने उसकी रगों में आग भर दी। विक्रम का नाम सिर्फ कागजों में नहीं था, बल्कि वीडियो में भी था। वही विक्रम जो मंत्रियों से मिल रहा था, वही विक्रम जो बैंक के घोटालों की पूरी जड़ था। उसी रात रितिका ने दिल्ली जाने का फैसला किया। वो जानती थी कि अब ये मामला राज्य स्तर का नहीं रहा, ये सीधा केंद्रीय नेटवर्क से जुड़ गया था। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उसे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। एक महिला अफसर उसके पास आई और बोली, मैम, आपके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। रितिका की आंखों में एक पल को झटका था, लेकिन वो तुरंत संभल गई। किस आधार पर? आप पर लीक हुई संवेदनशील जानकारी और गुप्त फाइलों को मीडिया को देने का आरोप है। अब खेल खुल चुका था। सिस्टम ने अपने बचाव में रितिका को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। रितिका को एक गाड़ी में बिठाया गया और स्पेशल सेल के ऑफिस ले जाया गया। वहां घंटों तक उससे पूछताछ होती रही। सवाल बार बार एक ही थे, तुम्हारे पास वो फाइलें कैसे आईं? किस पत्रकार से मिलीं? तुमने मीडिया को क्यों दी? लेकिन रितिका हर सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में देती, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगले दिन कोर्ट में पेशी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो खुद अधिकारियों के लिए चौंकाने वाला था। रितिका के वकील ने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर पहले ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगवा दी थी। रितिका बाहर आई, लेकिन अब उसके पास वक्त कम था और दुश्मन हर तरफ थे। महेश यादव ने उसे एक खाली गोदाम में बुलाया, वहीं जहां अब उसकी एक अघोषित वॉर रूम बन चुकी थी। दीवार पर विक्रम नंदा के सभी रिश्तों का एक बड़ा नेटवर्क बना था। राजनीतिज्ञों से लेकर मीडिया चैनलों तक सबके नाम थे वहां। अब क्या करना है मैडम? महेश ने पूछा। रितिका की आंखों में अब डर नहीं था, अब सिर्फ आग थी। अब यह लड़ाई अदालत की नहीं, जनता की अदालत में होगी। अगले 48 घंटों में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रात 2 बजे देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर एक ब्लैक स्क्रीन उभरी और फिर एक ऑडियो चला, विक्रम नंदा की आवाज में, इस सरकार में सब बिकते हैं, बस कीमत तय होनी चाहिए, और आईपीएस जैसे लोग तो बस मोहरे हैं। इसके बाद एक एक कर सभी घोटालों की फाइलें, ट्रांजैक्शंस, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो, सब कुछ लीक हो गया। सोशल मीडिया पर बी हू आइज विक्रम ट्रेंड करने लगा। जनता उबलने लगी। संसद में हंगामा हुआ। सीबीआई ने एक बार फिर से जांच की घोषणा की। लेकिन अब रितिका को डर था। वो जानती थी कि विक्रम सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक शातिर शिकारी था, और शिकार अगर उसके शिकंजे से बच निकलता है तो वो उसे मिटा देने में देर नहीं करता। उस रात जब रितिका घर लौटी तो उसका दरवाजा टूटा हुआ था और कमरे में कोई था। उसने तुरंत पिस्टल निकाली और पूरे घर की तलाशी ली। एक कोने में दीवार पर लिखा था, तुम बहुत आगे आ गई हो, अब मौत ही तुम्हारा आखिरी रास्ता है। रितिका ने मोबाइल उठाया, महेश को कॉल किया। मैं अब अकेली नहीं लड़ सकती, मुझे तुम्हारी टीम चाहिए। महेश बोला, टीम तो है ही, अब कुछ और लोग भी जुड़ना चाहते हैं, सिस्टम के भीतर के ही लोग, जो अब और चुप नहीं रह सकते। रितिका समझ गई, ये लड़ाई अब उसकी नहीं रही, ये एक आंदोलन बन चुका है। अगले दिन सुबह सुबह वो महेश यादव के साथ एक पुराने वकील से मिलने गई। रघुवीर चौधरी, रिटायर्ड जज, जो अब कानून से ज्यादा सच्चाई के लिए लड़ाई करते थे। उनका छोटा सा घर किताबों से भरा था और आंखों में 60 साल का अनुभव झलकता था।
रितिका ने फाइल उनके सामने रखी और कहा, सर, मुझे सिस्टम की परतों के नीचे दबा सच निकालना है, लेकिन अब कानून भी मेरे खिलाफ हो गया है। रघुवीर ने चश्मा उतारा, गहरी सांस ली और बोले, बेटी, तुम्हारी लड़ाई अब कोर्ट से बड़ी है। अब तुम्हें जनता की अदालत में लड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, सच्चाई जब निकलती है तो पहले उसे पागल कहा जाता है, फिर खतरा, फिर क्रांतिकारी और आखिर में इतिहास। रितिका ने वहीं फैसला कर लिया, अब छुपकर नहीं, सामने से वार करना है। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी डर के। मीडिया वाले हैरान थे कि एक आईपीएस अफसर, जिस दुनिया भर के आरोप है, वो खुलेआम सबके सामने आने को तैयार है। रितिका ने मंच पर आकर सिर्फ एक बात कही, अगर सच्चाई सामने लाना अपराध है तो हां, मैं अपराधी हूं। अगर जनता का पैसा बचाना देशद्रोह है तो हां, मैं देशद्रोही हूं। लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक इस पूरे सिस्टम की असलियत आपके सामने ना रख दूं। और हां, विक्रम नंदा, तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम भूल गए कि मेरी वर्दी लोहे की नहीं, आग की बनी है। मीडिया झूम उठा। सोशल मीडिया पर रितिका रिवॉल्ट ट्रेंड करने लगा। लेकिन इसके तुरंत बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद थी। विक्रम नंदा ने अपनी अगली चाल चल दी। रात के 2 बजे महेश यादव के फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में रितिका को एक होटल के कमरे में किसी अजनबी आदमी के साथ दिखाया गया था। वीडियो को एडिट कर ऐसा बनाया गया मानो वो किसी निजी सौदे में लिप्त हो। अगले ही दिन न्यूज चैनलों ने ये ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, देश की ईमानदार अफसर का असली चेहरा। रितिका मुस्कुराई। वो जानती थी ये आएगा। उसने प्रेस को जवाब नहीं दिया, बल्कि एक लाइव सेशन में सीधा जनता से कहा, यह है उस सच्चाई की कीमत जो मैंने उठाई है। जब एक औरत सच बोलती है तो उसे चरित्रहीन दिखाना सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन याद रखो, मेरी आवाज को दबाना आसान नहीं। लेकिन तब तक बात सिर्फ बदनाम करने की नहीं रही थी, उसे मारने की साजिश अब और करीब आ चुकी थी। रात के अंधेरे में एक तेज रफ्तार कार ने उसका पीछा किया। रितिका को शक हुआ और उसने गाड़ी को मोड़कर रेलवे फाटक की तरफ ले जाना शुरू किया। तभी एक गली में 4 नकाबपोश लोगों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। गोलियां चलीं, शीशे टूटे, लेकिन रितिका ने बिना घबराए गाड़ी को बैक किया और एक झटके में उन्हें चकमा देकर वहां से निकल गई। जैसे ही वो सुरक्षित जगह पहुंची, उसने फोन मिलाया। महेश, ये अब लड़ाई नहीं रही, अब ये जंग बन चुकी है। अगले दिन रितिका ने एक और छोटी टीम बनाई। उसमें महेश था, 2 ईमानदार सिविल सर्वेंट्स और 3 टेक एक्सपर्ट्स जो सिस्टम में हैकिंग का काम जानते थे। इन लोगों का मकसद था विक्रम नंदा की असली फाइनेंशियल ट्रेल पकड़ना। 2 दिन की मेहनत के बाद टीम को एक फाइल मिली, विक्रम नंदा के विदेशी खातों की, और उससे जुड़ी एक ट्रांजैक्शन जिसने सबको चौंका दिया। विक्रम ने उसी बैंक के मैनेजर को 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे जिसने रितिका को थप्पड़ मारा था। अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। सीबीआई को मजबूर होकर अब दोबारा जांच शुरू करनी पड़ी। लेकिन इससे पहले कि केस आगे बढ़ता, रितिका की मां को किसी ने झड़ दे दिया। रितिका घर पहुंची तो मां आईसीयू में थीं, बोल नहीं पा रही थीं, लेकिन आंखों में बहुत कुछ था। डॉक्टर ने बताया, मैडम, ये सोची समझी साजिश है, ये कोई आम जहर नहीं था। रितिका ने मां का हाथ पकड़ा और पहली बार उसके चेहरे पर आंसू आए, लेकिन अब उसकी आंखों में खून उतरने लगा था। अब ये मेरी लड़ाई नहीं रही, मैं अब नहीं रुकूंगी, मैं इस सिस्टम को नंगा कर दूंगी। रात के अंधेरे में रितिका अस्पताल की छत पर खड़ी थी। नीचे उसकी मां आईसीयू में थी और पूरे शरीर में हल्की कंपन के साथ जिंदगी से लड़ रही थी। रितिका नीचे उतरी। महेश उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन चेहरा शांत था। अब वक्त आ गया है रितिका, तुम्हें खुद को मिटाकर काम करना होगा। रितिका ने एक पल को उसकी बात समझने की कोशिश की, फिर बोली, क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हारी पहचान, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारा नाम सब खत्म। अब तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारे दुश्मनों को भी शक ना दे। अगले ही दिन एक तस्वीर वायरल हुई। आईपीएस रितिका शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया में टहलका मच गया। कुछ ने कहा डर गई, कुछ बोले बिक गई। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि ये त्याग एक नई रणनीति की शुरुआत था। रितिका अब एक पत्रकार के रूप में सामने आई। नकली पहचान, नकली बायो,
लेकिन असली इरादे। नाम था रिया कश्यप, एक नई मीडिया वेबसाइट के अंडरकवर रिपोर्टर। उसका पहला मिशन था विक्रम नंदा की असली साजिश को समझना, क्योंकि अब तक जो दिख रहा था वो सिर्फ उसका चेहरा था। असली खेल उससे भी ऊपर था, एक बड़े राजनैतिक गठजोड़ का हिस्सा जो पूरे सिस्टम की नब्ज को पकड़कर बैठा था। रिया यानी रितिका अब सीधी पहुंच चुकी थी एक बड़े पावर ब्रोकर्स की पार्टी में। महेश ने उसे एक शानदार पत्रकार के रूप में पेश किया और उसके हाथों में एक कैमरा लगाया जो दिखने में पेन जैसा था। पार्टी में एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था रघुनाथ सिंघानिया, देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक, जिसकी एक मुस्कान से कानून बदल जाता था। वहीं रितिका ने देखा विक्रम नंदा उसका पैर छू रहा था। उस रात रितिका को समझ आ गया था विक्रम सिर्फ प्यादा है, राजा कोई और है। पार्टी खत्म होने के बाद रघुनाथ एक गुप्त कमरे में गया। रितिका चुपचाप पीछे पीछे गई, दीवार के पीछे से कैमरा लगाया, और जो उसने देखा वो उसकी रगों में बर्फ की तरह दौड़ गया। रघुनाथ सिंघानिया एक फाइल खोल रहा था। उसमें देश की टॉप कंपनियों के नाम थे, कुछ हाई प्रोफाइल मंत्रियों की तस्वीरें थीं और बीच में एक लाल मार्किंग, प्रोजेक्ट अमृत, भारत के आर्थिक ढांचे को चुपचाप निजी हाथों में बेचने की योजना। और उस योजना को लागू करने वाला मुख्य चेहरा था विक्रम नंदा। रितिका को अब समझ आया कि बैंक वाला थप्पड़ एक इत्तेफाक नहीं था, वो पूरी योजना का पहला हिस्सा था। हर वो आदमी जो इस रास्ते में आया या तो मारा गया या बदनाम हुआ। रितिका की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने कैमरे से हर तस्वीर, हर दस्तावेज कैद कर लिया। वो कमरे से बाहर निकली ही थी कि किसी ने पीछे से गर्दन पर वार कर दिया। अगली बार जब आंख खुली तो खुद को एक अंधेरी कोठरी में पाया, हाथ बंधे हुए, और सामने एक स्क्रीन पर विक्रम नंदा की शक्ल। बहुत चालाक बन रही थी ना रितिका, अब इस खेल का अंत यही है। रितिका मुस्कुराई। तू भूल गया विक्रम, मैं आईपीएस थी, मुझे हर हालात में जीना आता है। और तुम्हें क्या लगता है मैंने अकेले काम किया? उसी वक्त एक बड़ा धमाका हुआ। कोठरी का दरवाजा टूटा और महेश अंदर आया। उसके पीछे थे दो मीडिया रिपोर्टर और एक वकील, जिनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो रितिका ने रिकॉर्ड किए थे। विक्रम की स्क्रीन कट हो चुकी थी। रितिका को जैसे ही बाहर निकाला गया, उसने मीडिया को बताया, वो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, असली दुश्मन अब भी सत्ता में बैठा है, और अब मैं एक आम औरत की तरह नहीं, पूरे देश की आवाज बनकर लड़ूंगी। उस रात टीवी पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ, सच का सच। रितिका और महेश ने मिलकर एक पब्लिक चैनल बनाया जो जनता के सवाल पूछेगा और जवाब भी लाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर रघुनाथ सिंघानिया अब जान गया था कि रितिका उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन चुकी है, और अगला वार अब खून से होगा। सच का सच चैनल लॉन्च हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था। रितिका के चैनल ने जो खुलासे किए थे वो सिर्फ सरकार के झूठ को नहीं उजागर कर रहे थे, बल्कि हर उस दीवार को गिरा रहे थे जो सत्ता और जनता के बीच खड़ी की गई थी। दिल्ली की सड़कों पर अब पोस्टर लगे थे, रितिका तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जितना प्यार रितिका को जनता से मिल रहा था, उतनी ही नफरत उसके दुश्मनों के सीने में पल रही थी। रघुनाथ सिंघानिया अब खुलकर सामने नहीं था, लेकिन उसकी परछाइयां हर तरफ फैल चुकी थीं। एक रात चैनल के ऑफिस में एक अजनबी चुपके से घुसा। उसने एक फाइल रिसेप्शन पर छोड़ी और बिना कुछ बोले गायब हो गया। महेश ने फाइल खोली और उसके होश उड़ गए। वो एक सीक्रेट लिस्ट थी, प्रोजेक्ट अमृत में शामिल हर व्यक्ति का नाम, उसकी डिटेल, और सबसे चौंकाने वाली बात, उस लिस्ट में रितिका की हत्या का प्लान भी दर्ज था। उसका पूरा टाइम, जगह और तरीका तक लिखा था। रितिका को जब यह दिखाया गया तो उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर गहरी सांस ली। डरेंगे नहीं, इस बार तो मरकर भी लड़ेंगे। अगले दिन रितिका लाइव आई। उसके चेहरे पर वो तेज था जो सिर्फ हिम्मत से नहीं, बलिदान के संकल्प से आता है। मेरे देशवासियों, मैं आज आपसे एक वादा करना चाहती हूं। अगर कल मेरी आवाज बंद हो जाती है तो जान लीजिए कि मैं डर से नहीं, आपकी लड़ाई लड़ते हुए गई हूं। लेकिन आप ये आग मत बुझने देना। पूरा देश हिल गया। टार रितिका लाइव ट्रेंड करने लगा, लेकिन दुश्मन चुप नहीं बैठा। अगली ही रात
जब रितिका ऑफिस से लौट रही थी, एक ट्रक उसकी कार को टक्कर मारता है। गाड़ी हवा में उछलती है और एक पेड़ से टकराकर रुकती है। पूरे देश में खबर फैलती है, पूर्व आईपीएस अफसर और पत्रकार रितिका की कार दुर्घटना में मौत। टीवी पर शोक की लहर दौड़ जाती है। लोग सड़कों पर मोमबत्तियां जलाकर नारे लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रितिका मरी नहीं थी, वो जिंदा थी और अब पूरी तरह से अंडरग्राउंड जा चुकी थी। कार एक्सीडेंट एक ड्रामा था जो खुद महेश और कुछ भरोसेमंद पुलिस वालों ने रचा था। रितिका को मारने की साजिश जब खुल गई थी, तब एक ही रास्ता बचा था, उसे मरने का नाटक करवाना, ताकि दुश्मन असावधान हो जाए। अब रितिका के पास मौका था दुश्मन की जड़ में घुसने का। महेश ने उसे एक गांव भेजा, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का एक छोटा सा गांव, जहां से सिंघानिया का सबसे गुप्त नेटवर्क ऑपरेट होता था। वहीं से नकली नोट, ड्रग्स और नेताओं के पैसे का लेन देन होता था। रितिका ने एक गांव की औरत का भेष बनाया, गेहूं पीसती, गायों को चारा डालती, लेकिन रात को वही औरत एक लैपटॉप खोलकर सिस्टम के डेटा को हैक कर रही होती। 3 हफ्ते की मेहनत के बाद रितिका को एक वीडियो फाइल हाथ लगी। उस फाइल में रघुनाथ सिंघानिया खुद विदेशी एजेंट से डील कर रहा था। भारत की कुछ अहम सैन्य जानकारी एक डिवाइस में डालकर सौदेबाजी कर रहा था। वो वीडियो पूरे देश को हिला सकता था। लेकिन तभी रितिका की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। गांव के चारों ओर एसयूवी गाड़ियां आ जाती हैं। हथियारबंद लोग खेतों में घुस जाते हैं। रितिका जानती थी, अब या तो आजादी या मौत। उसने वीडियो एक लाइव चैनल पर अपलोड करना शुरू कर दिया। डाटा स्लो था, नेटवर्क कट कर आ रहा था। 70%, 83%, 91%। और तभी दरवाजा टूटता है। एक नकाबपोश आदमी बंदूक लिए सामने आता है। अब तेरा खेल खत्म, रितिका शर्मा। रितिका ने उसे देखा, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। मेरा खेल नहीं, तेरा सिस्टम अब खत्म है। 100% अपलोड। पल भर में रघुनाथ सिंघानिया का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। हर टीवी, हर मोबाइल पर वो वीडियो वायरल हो गया। सीआईडी, आरएवी और आईबी के अधिकारियों की टीमें दिल्ली से तुरंत रवाना हुईं। रघुनाथ को उसी के बंगले से बाहर घसीट कर निकाला गया और देश जान गया, एक औरत की हिम्मत ने एक सिस्टम को झुका दिया। रितिका को जिंदा दुनिया ने फिर से देखा। पूरे देश में एक बार फिर नारा गूंजा, अब हर रितिका जिंदा है।